नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के साथ साथ हम लोगों को आज के लेक्चर में सोलर स्पेक्ट्रम के बारे में भी जानना है। बच्चों, ब्लैक बॉडी रेडिएशन दरअसल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ ही पढ़ाया जाता है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आप लोगों को जानकारी पिछले लेक्चर में मिलेगी और वो पिछले लेक्चर का लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग अब शुरुआत करते हैं क्या चीज का, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की शुरुआत करने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए पढ़ाया जाता है ओके स्टूडेंट, जैसे कि यहां पर हम लोगों ने देखा था लिमिटेशंस ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसके वेव नेचर का लिमिटेशन, यानी कि जब इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के बारे में हम लोगों ने जाना था तो वहां पर हम लोगों ने ये समझा था कि लाइट जो है वो वेव की तरह काम करता है। लेकिन बाद में जब हम लोगों को ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन दोनों के बारे में जानकारी महसूस हुआ या जानकारी मिला, तो उसके बाद हम लोगों ने जाना कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा तो डेफिनेटली वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पार्टिकल नेचर शो करेगा, पार्टिकल की तरह काम करेगा। इसी से क्वांटम फिजिक्स का भी जनरेशन हुआ और हम लोगों ने क्लासिकल फिजिक्स को या क्लासिकल थ्योरी ऑफ लाइट को एलिमिनेट या छोड़ दिया। तो अब हम लोग प्योरली ब्लैक बॉडी पर आते हैं कि ब्लैक बॉडी एक्चुअली होता क्या है। ये सब तो बातें थी कि ब्लैक बॉडी के बारे में हम लोगों ने पढ़ना शुरू क्यों किया था। अब हम लोग आते हैं व्हाट इज ब्लैक बॉडी। आप लोग को दो चार शब्दों से पहले रूबरू मैं करवाता हूं कि सबसे पहला वर्ड जो है दैट इज एमिशन। ओके, सबसे पहला शब्द जो है दैट इज एमिशन, इसे स्मॉल ई से मान लो रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, इसे हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और शब्द होता है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ओके, इसे हम लोग मान लो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मान लो कि अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करने का सोर्स है, यहां से ये सोर्स जो है ये चारों दिशा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट कर रहा है, तो इसे ही हम लोग क्या नाम दे देंगे बच्चों, एमिशन। ये प्रक्रिया जो हो गया ये क्या चीज का हो गया, एमिशन। अब एब्जॉर्प्शन को देखें कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है जैसे इसने प्रोड्यूस किया और ये सरफेस पर पहुंचा, ये वेव इस सरफेस पर पहुंचा, मान लेते हैं ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहुंचा, तो इन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या हुआ होगा, वहां पर एब्जॉर्प्शन हुआ होगा। लेकिन होता क्या है ना, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन 100% नहीं होता है। अगर यहाँ पर 100 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या 100 फोटोन फॉल हुआ तो 100 में से मान लो 98 एब्जॉर्ब हो गया, कम से 2 फोटोन जो है यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट हो गया। जैसे कि आप लोग अपने कमरे की ही बात करो, आप लोगों के कमरे में कोई बल्ब है और उस बल्ब से रेडिएशन एमिट हो रहा है, ठीक है ना, उस कमरे से में बल्ब है और उस बल्ब से रेडिएशन एमिट हो रहा है, यानी कि एमिशन हुआ। और एमिशन मान लो 100 जूल लाइट का एमिशन हुआ, तो आप लोगों के कमरे की जो दीवार है, ये कमरा है और इस कमरे के जो चारों तरफ दीवार है, उस दीवार पर बहुत सारा लाइट एब्जॉर्ब हो गया होगा। लेकिन 100% एब्जॉर्ब नहीं होता है, कुछ कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है। तो एक सरफेस से रिफ्लेक्ट हो, जैसे इस सरफेस से लाइट गया और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर दूसरे सरफेस पर वो टकराया, वहां से रिफ्लेक्ट होके फिर किसी और सरफेस से वो लाइट जाकर टकराया, इस तरह से रिफ्लेक्ट होते रहता है। लेकिन 100% रिफ्लेक्शन वाली बात नहीं यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। होता क्या है कि कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ एब्जॉर्ब हुआ, लेकिन क्या होता है ना कि एनर्जी तो कंजर्व होता है। तो यहां पर क्या होगा कि मान लो कि कहीं से 100 जूल लाइट क्या हुआ, एमिट हुआ, एमिशन हुआ 100 जूल का, तो 80 जूल लाइट मान लेते हैं कोई बॉडी एब्जॉर्ब कर लिया, तो 20 जूल लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। यानी कि एमिशन इज इक्वल टू एब्जॉर्प्शन और प्लस रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, ये फॉर्मूला हम लोग खुद से जनरेट कर सकते हैं ना। और इस फॉर्मूला का वैसे यहाँ पर कोई योगदान नहीं है, हमको सिर्फ समझाना था कि इन तीन शब्दों का क्या मतलब होता है, एमिशन, एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है। अब हम लोग अगर ब्लैक बॉडी पर आते हैं तो ब्लैक बॉडी किसे बोलते हैं, अगर हम लोग ब्लैक बॉडी पर आए तो व्हाट इज एक्चुअली ब्लैक बॉडी। तो
ऐसा अगर कोई बॉडी आप लोगों को मिल जाए जो 100% एब्जॉर्बर हो, ठीक है ना, वैसा बॉडी जो 100% लाइट एब्जॉर्ब करे और साथ ही साथ 100% एमीटर भी हो, यानी कि उससे जितना रेडिएशन एब्जॉर्ब हो पूरा का पूरा वो एमिट भी कर दे, तो इस तरह के बॉडी को बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं, क्लियरली ब्लैक बॉडी। बाकी ब्लैक बॉडी का कोई और मतलब नहीं होता। जैसे कि आप लोगों से गर्मी के दिनों में बोला जाता है ना कि आप लोग बाहर निकल रहे हो, सन में आप लोग निकल रहे हो, धूप में निकल रहे हो, तो आप लोग व्हाइट शर्ट पहनो। व्हाइट शर्ट पहनने से क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, बाकी आके लाइट रिफ्लेक्ट कर जाता है। और ब्लैक शर्ट पहनने से मना करता है ना, ब्लैक शर्ट पहनने से मना, क्योंकि ब्लैक शर्ट अगर आप पहनोगे तो ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगा, ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगा, धूप का लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ तो गर्मी ज्यादा महसूस होगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये जानो कि दुनिया में 100% एब्जॉर्ब करने का क्षमता कहीं पर नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो 100% एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि 100% एब्जॉर्ब सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉडी करता है, और दुनिया में ब्लैक बॉडी होता ही नहीं है। ये बात भी आप लोग याद रखो। यानी कि आइडियल ब्लैक बॉडी की अगर हम लोग बात करें कि बोला जाए, अगर कोई बोले व्हाट इज आइडियल ब्लैक बॉडी, तो वहां पर शब्द होता है सिंपली 100% एब्जॉर्बर और 100% एमीटर। 100% एमीटर, यानी कि जो 100% एब्जॉर्ब करे रेडिएशन को, 100% एमिट करे, उसी को ब्लैक बॉडी बोलते हैं। और ऐसा बॉडी दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। लैंप ब्लैक को हम लोग लगभग 99% ब्लैक बॉडी की तरह मानते हैं, ब्लैक बॉडी की तरह मानते हैं। क्लियर है ना? ब्लैक बॉडी बोलने से ये शब्द बच्चा लोग दिमाग में रख लेता है ना, ब्लैक बॉडी मतलब काला बॉडी। ऐसा कुछ नहीं है, ब्लैक बॉडी काले बॉडी को नहीं बोलते हैं। क्योंकि आप लोग देखोगे एक बॉडी है और मान लो कि वो ब्लैक कलर का है, ठीक है ना, मान लेते हैं ये बॉडी और ये ब्लैक कलर का है, तो ब्लैक कलर का ये बॉडी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इस पर जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल करेगा वो सारा का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये एब्जॉर्ब भी कर जाएगा। होता क्या है, इसमें कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब करता है और बाकी सब रिफ्लेक्ट ये करता है, क्योंकि कितना भी ब्लैक बॉडी रहेगा ना तो उसमें थोड़ा ना थोड़ा पॉलिशिंग रहेगा ही। लैंप ब्लैक को हम लोग 99% ब्लैक बॉडी मानते हैं, यानी कि लैंप ब्लैक भी दुनिया में सबसे अच्छा एब्जॉर्बर और एमिटर है, लेकिन ये भी 100% एब्जॉर्ब या एमिट नहीं करता है, तो लगभग ये ब्लैक बॉडी की तरह काम करता है, ठीक है ना। और ब्लैक बॉडी जो है वो होता क्या है, तो एक लाइन में आप लोग जवाब दे देना कि वैसा बॉडी जो 100% एब्जॉर्बर या 100% एमिटर हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उसे ही हम लोग सिंपली ब्लैक बॉडी बोलते हैं। और दुनिया में ये रियल में होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। अब हम लोग छोटी छोटी बातों को ध्यान से देखते हैं। जब हम लोग किसी भी ब्लैक बॉडी को गर्म करते हैं, जब हम लोग इसको गर्म किए यानी कि ब्लैक बॉडी को हीट देंगे, तो ये हीट एनर्जी लेने के बाद धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर जैसे जैसे इसका बढ़ेगा ये अल्टीमेटली रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इस तरह से निकलना शुरू हो जाता है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूछा जाएगा कौन से फ्रीक्वेंसी या कौन से वेवलेंथ का है, तो हर एक पॉसिबल फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का होता है, जिनमें कि रेड जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इस वजह से हम लोगों को ब्लैक बॉडी किस कलर का दिखता है? रेड कलर का। और अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये रेड से कन्वर्ट हो जाता है येलो में, और ये येलो कलर का दिखना शुरू हो जाता है। और अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ा दो मान लो, तो येलो से ये कन्वर्ट हो जाता है व्हाइट में, ये अल्टीमेटली व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो ये लास्ट में पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कलर वलर कहां से आ रहा है, इन चीजों को हम लोग समझते हैं कि यानी कि ब्लैक बॉडी को गर्म करते हैं तो पहले लाल, फिर पीला, फिर लाल हुआ, फिर पीला हुआ, फिर उजला हुआ, फिर पर्पल हुआ। ऐसा कलर वलर कहां से आता है, इन चीजों को हम लोग समझते हैं। ये जो क्या था बच्चों, ये था ब्लैक बॉडी। ओके, तो ब्लैक बॉडी अलग अलग कलर का कैसे हो जाता है, उन्हीं चीजों को देखते हैं। तो होता क्या है कि जैसे हम लोग किसी भी बॉडी में हीट एनर्जी दिए, तो हीट एनर्जी जैसे आप लोग दोगे तो हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी तो एनर्जी का ही रूप है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में उस बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तो कई सारा फ्रीक्वेंसी या एनर्जी हो सकता है। आप लोगों को याद हो एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू या फिर एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो ज्यादा हीट दोगे तो ज्यादा एनर्जी राइज करेगा, तो एनर्जी ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलने लगेगा, तो ज्यादा एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, और वेवलेंथ जो है वो क्या होगा? घटेगा। तो एक बार फिर से यहाँ पर एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं हम लोग कि जैसे आप लोग हीट या टेम्परेचर
बढ़ाओगे ब्लैक बॉडी का, ये जैसे हीट या टेम्परेचर बढ़ाओगे, हीट या टेम्परेचर मान लेते हैं ब्लैक बॉडी का बढ़ा, तो क्या होगा, एनर्जी किसका, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये भी बढ़ने लगेगा, ये भी इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। और एनर्जी जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये भी, यानी कि न्यू जो है ये भी इंक्रीजेस की, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो भी बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। लेकिन वेवलेंथ जो होगा, वेवलेंथ ये जो बच्चों ये ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि लैम्डा जो है वो डिक्रीजेस, याद रखना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है क्यों घट जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर एक बार फिर से समझाते हैं कि ये मान लेते हैं कोई ब्लैक बॉडी है, इसको हम लोग हीट देते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो हीट देंगे तो इसके अंदर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहा है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ना मतलब फ्रीक्वेंसी बदलेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो बताओ तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी जो बदला, अलग टेम्परेचर पर अलग फ्रीक्वेंसी, तो बताओ तो कलर ऑफ दिस ब्लैक बॉडी विल चेंजेस और सेम, कलर जो है वो चेंज होते चले जाएगा। इसी वजह से ब्लैक बॉडी पहले रेड, फिर येलो, फिर व्हाइट, फिर पर्पल होते चले जाता है, ठीक है ना बच्चों। अब इन चीजों को अगर हम लोग ग्राफ से समझते हैं, यहाँ पे इंटेंसिटी का भी खेला है, समझना बहुत मुश्किल चीज होता है समझाना, लेकिन बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स में भी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में जब आप लोग हीट ट्रांसफर पढ़ोगे तो वहां पर इन चीजों को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इस ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये ग्राफ है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इंटेंसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट विल एमिटेड फ्रॉम द ब्लैक बॉडी और वेवलेंथ के बीच। ये क्या है बच्चों, दिस इज वेवलेंथ, जिसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक सर्टेन टेम्परेचर पर हम लोग अगर ये ग्राफ प्लॉट करें, ये ग्राफ हम लोग एक सर्टेन टेम्परेचर पर प्लॉट किए हैं, तो ये ग्राफ जो है वो समथिंग इस तरह से आया, ठीक है ना। ये ग्राफ हम लोगों ने T1 टेम्परेचर पर, मान लो ये ग्राफ जो है हम लोग किस टेम्परेचर पर प्लॉट किए हैं, T1 टेम्परेचर पर। T1 क्या है वो हम लोग देख लेंगे बाद में, ठीक है। अब हम लोग इसी ग्राफ में एक और टेम्परेचर पर ग्राफ प्लॉट करते हैं और वो ग्राफ है T2 टेम्परेचर। देखना इस ग्राफ में क्या हुआ है, ठीक है। ये ग्राफ जो है किस टेम्परेचर पर है बच्चों, ये ग्राफ एक्चुअली T2 टेम्परेचर पर, ठीक है। अब एक और ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं, अब वो एक और टेम्परेचर पर, वो ग्राफ जो है वो हम लोग T3 टेम्परेचर पर प्लॉट कर रहे हैं। वो ग्राफ जो है वो हम लोग किस टेम्परेचर पर प्लॉट कर रहे हैं बच्चों, ये T3, कोई और टेम्परेचर है T3, लेकिन यहाँ पर T1 से ज्यादा है, T2 से ज्यादा है T3, यानी कि ये टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें तो ये टेम्परेचर इस तरह से बढ़ते जा रहा है, मतलब कि टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, ध्यान से देखना। तो जैसे टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो किसी सर्टेन टेम्परेचर पर पहले देखते हैं, ये ब्लैक बॉडी के लिए ये ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट कर रखा है। तो किसी सर्टेन टेम्परेचर पर जब आप लोग देखोगे, मान लो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम लोग काम कर रहे हैं, यानी कि T1 टेम्परेचर पर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। तो T1 टेम्परेचर पर जब आप लोग देख रहे हो तो देखो कि यदि यदि टेम्परेचर किसी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T1 है तो उसके अंदर से कितना तरह के वेवलेंथ का लाइट निकल रहा है, वहां से ब्लैक बॉडी के सरफेस से T1 टेम्परेचर पर हर एक पॉसिबल वेवलेंथ का लाइट निकल रहा है। देखो जीरो वेवलेंथ का लाइट का संख्या 0 है, इस वेवलेंथ के लाइट का संख्या कुछ 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 है, इस वेवलेंथ के लाइट का संख्या क्या है। इंटेंसिटी होता क्या है, इंटेंसिटी क्या है, संख्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स दैट विल फॉल अपॉन द सरफेस ऑफ यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। तो यहाँ पर हर एक वेवलेंथ का T1 टेम्परेचर पर कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है ना। हर एक वेवलेंथ का कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्लियर है। यानी कि किसी भी टेम्परेचर पर किसी ब्लैक बॉडी से हर एक पॉसिबल वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है, हर पॉसिबल वेवलेंथ। तो हर पॉसिबल वेवलेंथ मतलब विजिबल भी, इनविजिबल भी। तो
दिखता ये क्यों है रेड कलर का या ब्लैक कलर का या पर्पल कलर का या किसी और कलर का, तो उसका वजह होता है कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं किसी सर्टेन टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी से हर एक पॉसिबल वेवलेंथ का लाइट निकल रहा है, हर एक पॉसिबल वेवलेंथ का लाइट निकल रहा है, लेकिन उन सारे वेवलेंथ में जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो किसका है, इसका है। दिखा आप लोगों को कि यहाँ पर लाइट का इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हुआ कि नहीं T1 टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है, तो इस मैक्सिमम इंटेंसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा उसे हम लोग बच्चों क्या नाम देते हैं, लैम्डा मैक्स। इसे हम लोग क्या नाम दे दिए, इसे हम लोग दे दिए लैम्डा मैक्स। यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो वेवलेंथ होगा ना, यानी कि इससे बहुत सारा वेवलेंथ का लाइट निकल रहा है, तो वो वाला लाइट जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में निकल रहा है, जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, उसी कलर का ये ब्लैक बॉडी दिखेगा। यानी कि T1 टेम्परेचर पर वो ब्लैक बॉडी किस कलर का दिखेगा, वो लैम्डा मैक्स के कलर का दिखेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं किसी और टेम्परेचर पर, जैसे हम लोगों ने टेम्परेचर T1 से बढ़ा के T2 कर दिया, T1 से टेम्परेचर बढ़ाया और वो क्या हो गया टेम्परेचर, वो T2 हो गया, तो देखोगे ग्राफ जो है वो ऊपर शिफ्ट हो गया, दिख रहा है ये ग्राफ जो है वो नीचे रहा कि वो ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया, ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट होने का मतलब इंटेंसिटी बढ़ गया। यानी कि इस टेम्परेचर पर भी T2 टेम्परेचर पर भी हर एक वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का लाइट निकल रहा है, हर एक वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का लाइट निकल रहा है, लेकिन हर एक फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के लाइट का इंटेंसिटी बढ़ गया। ग्राफ ऊपर शिफ्ट होने का मतलब हर एक फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के लाइट का इंटेंसिटी बढ़ता चला गया, दिखा कि नहीं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ जाता है, यानी कि ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकल रहा है उस रेडिएशन का मात्रा या संख्या बढ़ते चले जाएगा कि घटते चले जाएगा, बढ़ते चले जाएगा। लेकिन मैक्सिमम इंटेंसिटी देखो तो इस केस में कहां पर है, यहां पर है ना, दिस इज द लाइट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का वेवलेंथ जो है लैम्डा मैक्स, इस केस में इसको अगर लैम्डा मैक्स 1 बोल दें तो इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, लैम्डा मैक्स 2। तो लैम्डा मैक्स 2 जो है इट विल डिक्रीज, इट विल बिकम्स लेस देन लैम्डा मैक्स 1। गौर कर रहे हो, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर लैम्डा मैक्स का वैल्यू जो होता है वो बढ़ते जाता है कि घटते जाता है, घटते जाता है। और लैम्डा घटने का मतलब क्या हुआ, लैम्डा घटने का मतलब एनर्जी घट जाता है, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। क्लियर है ना, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर लैम्डा घटा, यानी कि एनर्जी जो है वो बढ़ गया, लाइट जो निकल रहा है उसका एनर्जी बढ़ गया। और टेम्परेचर बढ़ा के अगर हम लोग T3 कर दें, टेम्परेचर बढ़ा के T3 कर दें, तो यहां गौर करो कि यहां पर भी हर एक फ्रीक्वेंसी का लाइट निकल रहा है, हर एक वेवलेंथ का लाइट, यहाँ पर इस वेवलेंथ का भी लाइट है, इस वेवलेंथ का भी लाइट है, हर वेवलेंथ का लाइट निकल रहा है, यहाँ पर भी हर एक वेवलेंथ का लाइट निकल रहा है। लेकिन हर एक वेवलेंथ का लाइट का इंटेंसिटी यहाँ और बढ़ गया, दिखा ना, ग्राफ ऊपर चढ़ गया, मतलब और इंटेंसिटी बढ़ गया। यानी कि ये जो ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी से अब और ज्यादा लाइट निकलने लगा, पहले जितना लाइट निकल रहा था उससे ज्यादा फोटोन पर सेकंड पर यूनिट एरिया निकलना शुरू हो गया है कि नहीं बच्चों। लेकिन तुम गौर करो कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी ये है ना, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप लोग वेवलेंथ को देखोगे, यानी कि लैम्डा मैक्स, और इसे अगर हम लोग 3 से रिप्रेजेंट करें तो ये और कम होते चले गया, और लैम्डा मैक्स कम हुआ मतलब एनर्जी बढ़ गया। क्लियर है बच्चों। अब यहां पर आप लोग देखो कि क्या हुआ, यदि T1 से ज्यादा, T2 से ज्यादा T3, तो लैम्डा 1 अगर हम लोग यहाँ लिखें और लैम्डा 2 लिखें और लैम्डा 3 मैक्सिमम इंटेंसिटी वालों का बता रहे हैं, तो बताओ तो लैम्डा 1 ज्यादा होगा कि लैम्डा 2 ज्यादा होगा कि लैम्डा 3 ज्यादा होगा, तो लैम्डा 1 ज्यादा होगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन हम लोग इस तरह से लिख दिए, तो इसको समझने की कोशिश करना। तो यहाँ ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए हम लोग 2-3 शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, और वो शब्द क्या होता है उसको समझना तुम लोग, कि किसी भी ब्लैक बॉडी में, ये कोई ब्लैक बॉडी है, तो किसी भी ब्लैक बॉडी में अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ ऑल द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, कि हर एक फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के लाइट का इंटेंसिटी गौर करोगे वो बढ़ते चले जाएगा, लेकिन द वेवलेंथ एसोसिएटेड with light of maximum intensity will decrease। ये वेवलेंथ कौन सा वेवलेंथ है, वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ लाइट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी का लाइट है ना उसका वेवलेंथ जो है वो घटता चले जाएगा जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे। क्लियर है ना, यानी कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इंटेंसिटी, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया वेवलेंथ। तो इन चीजों के बारे में ही हम लोगों को ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पढ़ना था, और ये सारी बातें तभी एक्सप्लेन करी जा सकती हैं जब हम लोग लाइट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पार्टिकल मानेंगे तब अगर हम लोग इसे वेव मानेंगे तो हम लोग इन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं बच्चों। यहां पर हम लोगों को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में इतना ही ये जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हम लोगों को इतना ही जानना था। इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन का अगर आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन जानना है तो वो आप लोगों को एससीबी के फिजिक्स में, क्योंकि ये मैंने बताया कि यहाँ पर केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा सा सिर्फ जानकारी देना था। इवन मैंने लेकिन फिजिक्स ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन दोनों को एडवांस लेवल में पढ़ाया इस वजह से क्योंकि ये चीजें आप लोगों को फिजिक्स में भी इस्तेमाल हो जाएंगी। फिजिक्स में क्या इस्तेमाल होगा आपको, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो क्लास 12 में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्लास 11th में ही फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ना है, हीट ट्रांसफर वाले चैप्टर में। हीट ट्रांसफर में आप लोगों को ब्लैक बॉडी वहां पर डिटेल मैकेनिज्म में पढ़ना है, डिटेल मैनर में। और वहां पर एक और चीज देखना है, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है ना। और आप लोग मेरे लिए विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ कल पढ़ के रखना। ये सोच लो आप लोगों का प्रोजेक्ट टाइप का वर्क हुआ कि व्हाट इज विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो कि ब्लैक बॉडी से ही संबंधित है। वहां पर हम लोगों को लैम्डा और टेम्परेचर के बीच रिलेशनशिप को देखना है, वो फोर्थ पावर पर या कैसे कैसे है हमको नहीं पता, वो आप लोगों को पता करना है कि कैसे वेवलेंथ और टेम्परेचर एक दूसरे से संबंधित होता है। ये वेवलेंथ किसका है, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी का वेवलेंथ है ना उसका, और टेम्परेचर, और ये कौन सा टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। किसे बोलते हैं बच्चों एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, केल्विन स्केल के टेम्परेचर को हम लोग सिंपली एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में आप लोग पता करके लाना कल, और वही आप लोगों का प्रोजेक्ट भी है। अब हम लोग आते हैं बच्चों सोलर स्पेक्ट्रम पर, ठीक है ना। ये नया चीज है, इससे कोई लेना देना नहीं है पिछले चीजों से, और ये एकदम से नया चीज है, और इसे हम लोग देखते हैं सोलर स्पेक्ट्रम। ओके, दिस इज सोलर स्पेक्ट्रम। बच्चों सन के बारे में तो आप लोग जानते हो, दिस इज सन, ये सूर्य है। सूर्य से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज होते रहता है। सन है तो उससे बहुत सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज होता है, क्लियर है ना, कि सन है उससे बहुत सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज होता है। इवन मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ पर एक शब्द मैंने आप लोगों को सिखाया था कभी, दैट इज मोनोक्रोमैटिक लाइट। क्या होता है मोनोक्रोमैटिक लाइट, तो लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ इज कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक लाइट। तो क्या बताओ सनलाइट जो है क्या वो मोनोक्रोमैटिक लाइट है, तो सनलाइट जो है इज नॉट मोनोक्रोमैटिक लाइट। सनलाइट मोनोक्रोमैटिक लाइट है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि सनलाइट मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ है, ठीक है। तो सन, लेकिन वो सारा लाइट जो होता है वो सबका सब विजिबल होता है, विजिबल रीजन में, जो इस सोलर स्पेक्ट्रम में हम लोगों ने पढ़ा था। अब करते क्या है कि सनलाइट जो निकल रहा है उस सनलाइट को हम लोग किसी स्लिट से पास कराते हैं। स्लिट क्या होता है कि स्लिट से यहाँ पर जो लाइट जो है वो चारों दिशा में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक नैरो बीम ऑफ लाइट, दिस इज नैरो बीम ऑफ सनलाइट, इसे हम लोग पास कराते हैं किसके थ्रू, तो इसे हम लोग पास कराते हैं एक प्रिज्म के थ्रू। मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं क्या चीज, प्रिज्म। ये जो है दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली प्रिज्म। तो ये हम लोगों ने प्रिज्म लगा लिया। तो जैसे हम लोग प्रिज्म लगाएंगे यहाँ पर, तो ये जो लाइट था सनलाइट, ये ऑटोमेटिकली जिसे सीधे जाना चाहिए था, यदि ये प्रिज्म नहीं रहता तो ये लाइट सीधे चलते चले जाता, लेकिन क्या होता है प्रिज्म लगाने के बाद ये बढ़ जाता है और झुक जाता है नीचे, अलग अलग कलर के लाइट में ये इस तरह से बढ़ते चले जाता है, सही है ना। ये जो है प्रिज्म लगा देने से ये अलग अलग तरह के कलर के लाइट में बढ़ जाता है। और इन सारे लाइट को अगर हम लोग एक पैटर्न पर ऑब्टेन करेंगे तो यहाँ हम लोग देखते हैं कुल मिलाकर 7 कलर का लाइट आता है। वो क्या, VIBGYOR, विबग्योर। और इसी विबग्योर को ही हम लोग नाम दे देते हैं क्या चीज, दिस इज कॉल्ड सोलर स्पेक्ट्रम। ओके, इसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं, सोलर स्पेक्ट्रम। अब बताओ इन सारे लाइट में फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा, अगर आप लोगों को याद हो तो वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज्यादा होती थी, न्यू जो है सबसे ज्यादा किसका, वॉयलेट का। तो बताओ तो वेवलेंथ किसका ज्यादा होगा,
रेड का। वेवलेंथ जो है बच्चों वो किसका ज्यादा होगा, रेड का। तो एनर्जी जो है वो किसका ज्यादा होगा, एनर्जी जिसे हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो वायलेट का सबसे ज्यादा होता है। इन चीजों को तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब नया बात क्या है, तो नया बात है यहाँ पर बच्चों जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा वो है डिस्पर्सन। क्या हम बता रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या होता है कि यहाँ जो हम लोग देखें कि ये मिक्सचर ऑफ लाइट है। सोलर स्पेक्ट्रम में हम लोगों ने क्या देखा, दिस इज व्हाट, दिस इज मिक्सचर ऑफ लाइट। मिक्सचर ऑफ लाइट को जब हम लोग प्रिज्म से पास कराते हैं तो प्रिज्म के पास कराने के बाद ये जो अलग अलग कलर के लाइट में बढ़ जाता है ना, इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन। होता क्या है, प्रिज्म का क्या खासियत होता है, मान लेते हैं ये एक पर्टिकुलर प्रिज्म हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लिए, ठीक है ना, ये प्रिज्म है। अब जब हम लोग प्रिज्म से किसी भी लाइट को पास कराएंगे तो लाइट ये सीधे चला गया, ये सीधे जाना चाहिए था, लेकिन लाइट जो है किसी सर्टेन एंगल पर नीचे झुक जाता है, ये सर्टेन एंगल पर झुक जाता है, थीटा। इसे हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, DEVIATION, कि मतलब जिस एंगल से लाइट जो है वो प्रिज्म से पास होने के बाद झुक जाता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। और बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है ये लाइट के एक नेचर पर निर्भर करता है। और किस नेचर पर, तो वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर निर्भर करता है। यानी कि लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी, लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा, और लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है बच्चों वो ज्यादा होगी या कम होगी, एंगल ऑफ डेविएशन कम होगी। जैसे कि मान लेते हैं ये प्रिज्म है और इससे मैंने दो लाइट को पास कराया, ये लाइट जो है और एक ये लाइट है, ठीक है ना। यहाँ पर जब हम लोगों ने पास कराया तो ये लाइट जो है डेविएट हो गया, ऐसे जाकर ऐसे डेविएट हो गया, और ये एंगल ऑफ डेविएशन है 30 डिग्री। और ये लाइट को भी जिसे सीधे जाना चाहिए था, ये भी लाइट जो है वो डेविएट हो गया, लेकिन ये डेविएशन जो है ये है 45 डिग्री, ठीक है। तो आप लोगों से पूछा जाए ये लाइट 1 और लाइट 2 है, दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है ν1 है ν2 है, तो कंपेयर बिटवीन ν1 एंड ν2, तो कंपेयर कर पाओगे, बिल्कुल आसानी से कंपेयर कर पाओगे। जिसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, यानी कि ν2 इज ग्रेटर देन ν1, ठीक है ना। इन दोनों में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ν2 की। सेकेंड वाले लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने पर क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है जब हम लोग मिक्सचर ऑफ लाइट को किसी प्रिज्म से पास कराएंगे, ठीक है, ये मान लेते हैं प्रिज्म है, ये प्रिज्म है और इससे ये लाइट मैंने पास कराया, और यहाँ पर मान लेते हैं सैकड़ों करोड़ों लाइट का ये मिक्सचर है जो कि सनलाइट होता है। सनलाइट में क्या होता है, वो इनफाइनाइट कलर ऑफ लाइट का मिक्सचर है। तो इनफाइनाइट कलर ऑफ लाइट का मिक्सचर है तो ऑब्वियस सी बात है सारा लाइट सीधे तो जाएगा नहीं, ये हर एक लाइट कुछ ना कुछ एंगल ऑफ डेविएशन से डेविएट होगा। जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा वो ज्यादा डेविएट हो जाएगा, जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा वो कम डेविएट हो जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा बच्चों, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा वो ज्यादा डेविएट कर जाएगा, जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा वो कम डेविएट होगा। इस वजह से ये लाइट जो है, जो मिक्सचर ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं हम, ये मिक्सचर ऑफ लाइट अलग अलग कलर के लाइट में बटेगा कि नहीं कर बटेगा। तो यहाँ हम लोग जो लिखते हैं VIBGYOR, तो तुम लोग बताओ, अब सीख गए होगे कि किसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है, इसका एंगल ऑफ डेविएशन कम है, इसका उससे कुछ ज्यादा, इसका उससे ज्यादा, इसका उससे ज्यादा, इसका उससे ज्यादा, और इसका सबसे ज्यादा। तो जिसका सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन होगा ऑब्वियस सी बात है फ्रीक्वेंसी भी उसी का ज्यादा होगा कि नहीं होगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है एंगल ऑफ डेविएशन पर निर्भर करता है, इस आधार पर जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट होगा इधर बटेगा। और चूंकि ये मिक्सचर ऑफ लाइट है तो मिक्सचर ऑफ लाइट अलग अलग फ्रीक्वेंसी का होगा, तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग होने के वजह से यहाँ पर हर कोई लाइट अलग अलग एंगल से डेविएट होगा। इस वजह से अपने आप स्प्लिट हो जाता है अलग अलग वेवलेंथ के लाइट या फ्रीक्वेंसी के लाइट में। इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, डिस्पर्सन। ओके बच्चों, शायद आप लोगों ने सीख लिया होगा डिस्पर्सन। तो इसके डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा डिस्पर्सन, तो व्हेन मिक्सचर ऑफ लाइट इज पास थ्रू प्रिज्म देन इट विल स्प्लिट अप इनटू light of different wavelength or frequency which are obtained on a pattern
विच इज कॉल्ड द फेनोमेनन ऑफ डिस्पर्सन। इस स्प्लिटिंग ऑफ लाइट के फेनोमेनन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चों? डिस्पर्सन। तो अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि ये जो सोलर स्पेक्ट्रम है, यही है ना भैया, ये क्या है बताओ? दिस इज सोलर स्पेक्ट्रम, ठीक है। क्या होता है सोलर स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन? ये आपसे पूछा जाए तो क्या जवाब दोगे? तो आप लोग जवाब दोगे when sunlight is passed through prism, then it will split up into light of different colors which are obtained on a pattern and this pattern is called solar spectrum। तो पूछा जाएगा कि सोलर स्पेक्ट्रम में कितने कलर्स होते हैं? हाउ मैनी कलर्स आर प्रेजेंट इन सोलर स्पेक्ट्रम, कि सोलर स्पेक्ट्रम में कितने कलर होते हैं, ये अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग तो सीधा जवाब दे दोगे 7। तो 7 जो है ये जवाब गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि 7 बेसिक कलर्स होते हैं सोलर स्पेक्ट्रम में। 1 2 3 4 5 6 7 जो है ये क्या है? 7 बेसिक कलर्स। 7 बेसिक कलर्स। अगर आप लोगों से पूछा जाए टोटल कलर तो आप लोग जवाब दोगे कि टोटल कलर्स जो है वो इनफाइनाइट है, INFINIT। क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे आप लोग किसी स्पेक्ट्रम को देखो, ये मान लेते हैं उसी सोलर स्पेक्ट्रम को हम यहाँ वर्टिकल मैनर में लगा के रखे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, नीचे क्या रहता है? वायलेट, VIBGYOR, इस तरह से है। तो याद रखना, लोग को लगता है कि रेड करने का मतलब ज्यादा एनर्जी और वॉयलेट मतलब कम एनर्जी। नहीं, वॉयलेट ज्यादा एनर्जी का, वॉयलेट ज्यादा फ्रीक्वेंसी का, रेड ज्यादा वेवलेंथ का है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग माइक्रोस्कोप से अगर देखोगे इस पैटर्न को, ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को अगर आप लोग ऐसे माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे तो माइक्रोस्कोप से देखने के बाद आप लोगों को क्या विजुअलाइज होगा कि यहाँ से रेड कलर है, रेड कलर है, रेड कलर है, रेड 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 रेड, और ये रेड अपने आप कब ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड जो है ये कब अपने आप, देखो ये अब क्या हो गया बच्चों, ये ऑरेंज में कन्वर्ट हो गया। ऑरेंज के बाद कौन सा कलर आ जाएगा? ऑरेंज के बाद येलो कलर आ गया, येलो आ गया। येलो के बाद कौन सा कलर आ जाएगा बच्चों? ग्रीन आ जाएगा। तो ये यहाँ पर ग्रीन आप लोगों को नजर आ रहा है। ग्रीन के बाद अब कौन सा कलर आ जाएगा बच्चों? ग्रीन के बाद ब्लू कलर आ जाएगा, इस तरह से ब्लू आ जाएगा। ब्लू के बाद इंडिगो आ जाएगा, मान लेते हैं, यहाँ तो दिख नहीं रहा है, ये मान लेते हैं इंडिगो है। इंडिगो के बाद कौन सा कलर आ जाएगा? इंडिगो के बाद मान लेते हैं ये, मान लो ये वॉयलेट कलर आ गया। तो यही ना सोलर स्पेक्ट्रम है। तो सोलर स्पेक्ट्रम को अगर आप लोग माइक्रोस्कोप से देखोगे, सोलर स्पेक्ट्रम को अगर आप लोग माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, तो आप लोगों को क्या लगेगा? यहाँ रेड है, रेड है, रेड है, रेड है, रेड है, यहाँ ऑरेंज, यहाँ येलो, यहाँ ग्रीन, यहाँ ब्लू, यहाँ इंडिगो, यहाँ वॉयलेट। तो लगता है 7 कलर, लेकिन 7 जो होता है दीज आर बेसिक कलर्स। 7 जो है दे आर बेसिक कलर्स। लेकिन अगर हम लोग एक्चुअल कलर की बात करें तो एक्चुअल कलर देखोगे यहाँ ध्यान से माइक्रोस्कोप से, तो पहले डीप रेड होगा, डीप रेड आगे जाते जाते डीप रेड होगा, डीप रेड आगे जाते 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 हल्का होते जाएगा, हल्का होते जाएगा, कब वो ऑरेंज में कन्वर्ट हो गया तुमको पता भी नहीं चलेगा। फिर हल्का ऑरेंज से फिर होते 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 डीप ऑरेंज होते चल जाएगा, डीप ऑरेंज होते चल जाएगा, फिर डीप ऑरेंज, फिर हल्का होते जाएगा, हल्का होते जाएगा, फिर अपने आप कब येलो में कन्वर्ट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, फिर डीप येलो डेलो, फिर हल्का येलो होते जाएगा, फिर अपने आप कब ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। यानी कि बताना ये है कि इस पूरे सोलर स्पेक्ट्रम में, इस पूरे सोलर स्पेक्ट्रम में कहीं पर गैप नजर नहीं आएगा, तुम लोगों को गैप नजर नहीं आएगा, जिस वजह से इस सोलर स्पेक्ट्रम को हम लोग एक और नाम देते हैं, वो है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कहने का मतलब सोलर स्पेक्ट्रम में यहां से लेकर यहां तक हर जगह कोई ना कोई वेवलेंथ का लाइट है, हर जगह शुरू से लेकर लास्ट तक कोई ना कोई वेवलेंथ का लाइट है। तो ऑब्वियस सी बात है कहीं पर खाली जगह मिला नहीं, तो खाली जगह मिला नहीं तो सोलर स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या नाम दे देंगे बच्चों? कंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस नहीं बल्कि हम लोग इसे क्या नाम दे देंगे? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। सोलर स्पेक्ट्रम जो है वो एक्चुअली कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब जो है यहाँ पर वो जो बात था इनफाइनाइट कलर का, कि टोटल कलर हम लोग देखते थे सोलर स्पेक्ट्रम में कितने थे? इनफाइनाइट। क्यों इनफाइनाइट कलर? तो देखोगे रेड ही
इनफाइनाइट टाइप का, यानी कि यहाँ जो रेड है तो क्या एक ही कलर का रेड है, नहीं बताया कि हल्का रेड है फिर उससे डीप होते जाएगा। ऑरेंज ही कई कलर का है, ऑरेंज है हल्का है डीप होते चले जाएगा, येलो है हल्का है डीप होते चले जाएगा। इस वजह से यहाँ कलर ही इतने हैं, एक ही रेड में इनफाइनाइट है। तो कहने का मतलब कि शुरू से लेकर लास्ट तक कितना कलर है बताओ, इनफाइनाइट। अगर मान लेते हैं जो हम लोगों ने वहां पर भी पढ़ा था कि विजिबल लाइट, सोलर स्पेक्ट्रम में होता क्या है, विजिबल लाइट, ठीक है ना। तो विजिबल लाइट का फ्रीक्वेंसी जो है वहां पर हम लोगों ने देखा था 10 टू द पावर 13 हर्ट्ज से 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज के बीच लाई करता है। यही ना होता है कि विजिबल लाइट का फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 10 टू द पावर 13 से 10 पावर 14 हर्ट्ज के बीच लाई करता है, या और वही 10 पावर 13 से 10 पावर 14 हर्ट्ज का लाइट यहां से लेकर यहां तक लाई करता होगा। या वेवलेंथ में अगर हम लोग देखें तो लगभग बताया था मैंने 7600 एंगस्ट्रम से, उल्टा लिख दिए 7600 से 4000 एंगस्ट्रम, एक ही बात है। तो इस रीजन में लाई करता है। तो बताओ तो 4000 एक नंबर है, 7600 7600 भी एक नंबर है, तो इस नंबर और इस नंबर के बीच कितने पॉसिबल नंबर हो सकते हैं, कई सारा। क्या हो सकता है 4000.0000001, 4000.0000002, तो यानी कि ये सब कितना वेवलेंथ हो सकता है बताओ तो। इस रीजन में यहाँ पर मान लेते हैं 4000, यहाँ पर मान लेते हैं 7800 या 7600 एंगस्ट्रम है, और यहाँ लास्ट वाला जो है ये 4000 एंगस्ट्रम में, ठीक है ना। तो बताओ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना वेवलेंथ का लाइट हो सकता है। यदि नंबर के हिसाब से हम लोग बोले तो उस हिसाब से भी आप लोग सोच सकते हो कि इनफाइनाइट वेवलेंथ हो सकता है, और हर एक वेवलेंथ से कोई ना कोई लाइट एसोसिएटेड होता है। इस वजह से बताओ तो सोलर स्पेक्ट्रम में कितने तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, तो इनफाइनाइट। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा, यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने सीखा कि सोलर स्पेक्ट्रम जो है वो क्या होता है। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने जाना कि डिस्पर्सन जो है ये क्या होता है, सोलर स्पेक्ट्रम क्या होता है वो हम लोगों ने जाना। डिस्पर्सन के बारे में हम लोगों ने जाना, बेसिक कलर्स ऑफ लाइट के बारे में जाना, बेसिक कलर्स ऑफ लाइट के बारे में जाना। और किस चीज के बारे में जाना, तो हम लोगों ने जाना कि टोटल कलर कितने होते हैं, जिसे हम लोगों ने जाना कि इनफाइनाइट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि सोलर स्पेक्ट्रम जो होता है दिस इज एक्चुअली कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ओके, सोलर स्पेक्ट्रम जो होता है उसे हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। दरअसल ऐसा क्यों यहाँ पर बता रहे हैं कि इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है, जो कि अगला लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, वो हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, और यही दरअसल इस चैप्टर में पढ़ना है मुख्य रूप से। और एटॉमिक स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस नहीं, वो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। और वो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है उस बारे में हम लोग अगले लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो जो चीजों को मैंने बताया उन चीजों को अच्छे से ध्यान से देखना। अब एक शब्द आता है और वो शब्द है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है वो तो मैंने पहले ही बताया था, व्हेन ऑल द नोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। कि ये जो है, ये जितना भी वेव्स है यहाँ पर हम लोगों को नजर आ रहा है, इन सारे वेव्स को हम लोगों ने वेवलेंथ के घटते क्रम में और फ्रीक्वेंसी के बढ़ते क्रम में सजाया ना। तो इसी वजह से ये स्पेक्ट्रम हो गया। और ये स्पेक्ट्रम चूंकि सन से आया है इसीलिए उसको हम लोग सोलर स्पेक्ट्रम बोल देंगे। और एटॉमिक स्पेक्ट्रम एटम से आएगा, जो कि हम लोग अगले दिन देखेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पैटर्न था इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या फिर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के टर्म में। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एपार्टस है जिस एपार्टस से हम लोग पता करते हैं स्पेक्ट्रम डिटेक्ट जो है हम लोग किस एपार्टस से करते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उस एपार्टस का नाम होता है स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है ना। यानी कि जिस एपार्टस से हम लोग डिटेक्ट करते हैं स्पेक्ट्रम वगैरह को उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप। और इस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें कि हम लोग स्टडी करते हैं किन चीजों के बारे में, इन सारे स्पेक्ट्रम्स के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। उसे हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना। बच्चों यहाँ तक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, यहाँ तक का जो भी नोट्स है वो नोट्स प्लीज कल तक आप लोग कंप्लीट करो जल्दी से जल्दी, क्योंकि उस नोट से बहुत कुछ काम लेना है मुझे, ठीक है। और होमवर्क जो भी चीज दिया था, जैसे इन टेक्स्ट मैंने दिया था एबीसी का, उसे कंप्लीट करो। और कॉपी जो है लिखने के बाद उसे याद भी करना
जरूरी होता है, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी ये सारे काम को करो, यहाँ पर ग्रामर वामर नहीं देखना मेरे हैंडराइटिंग का, उससे कोई मतलब नहीं जाता है। ऑल द बेस्ट बच्चों, आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं।